हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम बात करेंगे आपकी यूनिट 14 की, जो है लीगल फ्रेमवर्क ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करते हैं तो आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, कुछ गाइडलाइंस होती हैं उन्हें मानना पड़ता है। तो इनमें हम उन्हीं टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम किसी कंट्री के साथ कुछ करते हैं, डील करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और उसके क्या रूल्स होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्स्ड बाय लॉ। अब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक समझौता है जिसे कानून के द्वारा लागू किया जाता है। अब समझौता क्या होता है वो देखते हैं, क्योंकि इसमें हमें कुछ टर्म्स को पहले समझना अच्छी तरह कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, फिर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट देखा कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्स्ड बाय अ लॉ। अब एग्रीमेंट क्या होता है, every promise or set of promises forming consideration for each other, therefore for agreement there must be a proposal and a acceptance of that proposal। अब क्या है कि एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस मतलब कोई वादा या बहुत सारे वादों का एक समूह, या कह सकते हैं हम बहुत सारे प्रॉमिसेस जो हम एक दूसरे से करते हैं, उनको कहते हैं हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि एग्रीमेंट। और कब एग्रीमेंट बनता है कि आपने किसी से कोई प्रॉमिस किया और अगर उसने नेक्स्ट पर्सन ने उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लिया तो वो हमारा होता है एग्रीमेंट। कि एक पर्सन है, वो कोई प्रपोजल दे रहा है दूसरे को या कोई प्रॉमिस कर रहा है दूसरे से, और दूसरा पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो हमारा कहलाता है एग्रीमेंट। जो हम एक दूसरे के अगेंस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ करते हैं। इसमें हमें कुछ ना कुछ कंसिडरेशन जरूर रखना होता है कि अगर ए बी के लिए कुछ करेगा तो बी को ए के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो देखते हैं एग्रीमेंट किन दो चीज़ों से बनता है, हमने भी ऊपर देख लिया है, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। प्रपोजल देख लेते क्या होते हैं या क्या होता है। प्रपोजल व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain from doing anything with the view to obtaining the assets of that other to such act। मतलब प्रपोजल में क्या कह रहा है कि जब आप किसी दूसरे के लिए कुछ करना चाहो या आपकी कुछ विश हो दूसरे के लिए कुछ करने की, तो उस चीज़ को आप कहते हैं प्रपोजल। यानी आप उसे ऑफर कर रहे हैं अपनी सर्विस के लिए या उसके लिए कुछ करना चाहते, तो आप उससे कह रहे हैं कि मैं आपके लिए ऐसा कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ, तो वो होता है आपका प्रपोजल। और एक्सेप्टेंस व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। आपने कोई प्रपोजल बनाया किसी दूसरे के लिए, और जब वो पर्सन जिसके लिए आपने उसे बनाया है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो मेरे लिए, तो वो होता है हमारा एक्सेप्टेंस। की मतलब एक तरह से उसकी तरफ से आपको एक्सेप्टेंस मिल गई है कि आप उस काम को अब कर सकते हैं उसके लिए। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसे रूल्स के थ्रू बनाया जाता है या एग्रीमेंट्स के थ्रू बनाया जाता है। और एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है जब आप किसी से प्रॉमिस करते हैं, प्रपोजल होता है आपका और वो एक्सेप्ट हो जाता है, तो वो हमारा एग्रीमेंट बन जाता है। ये हुआ हमारा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब आगे देखते हैं हम कि एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द अप्लीकेबल लॉ। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट तो देख लिया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब जब आप किसी कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट करते हैं अपना प्रोडक्ट, यानी अपने गुड्स दूसरी कंट्रीज में सेल करते हैं, वहाँ एक्सपोर्ट सेंड करते हैं, तो आपको कुछ गाइडलाइंस होती हैं फॉलो करनी पड़ती हैं, तो उनके बारे में है ये। तो एक्सपोर्ट आर बिगनिंग ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शन्स। की जो एक्सपोर्ट आपकी शुरुआत होती है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स की, जो कि आपके ट्रेड से रिलेटेड। क्योंकि जब आप एक दूसरी कंट्रीज़ में अपने सेल प्रोडक्ट की सेल्स करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, तो तभी तो आपका क्या बढ़ेगा, इंटरनेशनल ट्रेड। क्योंकि अब आप जो ट्रेड कर रहे हो वो एक कंट्री में ना रह के कंट्री से बाहर और नेशनल लेवल पे कर रहे हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑल एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन आर लीगलाइज्ड थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल्ड एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब वो सारी ट्रांजेक्शन्स एक्सपोर्ट की जिसे लीगलाइज्ड किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, उन्हें कहते हैं हम एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर लीगलाइज्ड थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल्ड इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स।
अब जो इम्पोर्ट, हमने एक्सपोर्ट की तो बात करी, अगर हम कोई इम्पोर्ट करें दूसरी कंट्रीज से तो सेम वो भी सेम टर्म होएगी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए या उस इंपोर्ट को करने के लिए हम जिन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, वो सब होते हैं हमारे इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। इन अदर वर्ड्स वी कैन से export sales contract as a contract whereby the exporter transfers or agrees to transfer the property in goods to the importer for a price. From the definition we find that ESC is divided into two parts. ESC का मतलब क्या है आपका, एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या रखा है कि एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहाँ पर एक एक्सपोर्टर अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्रीज में ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार होता है, किसके चेंज के बदले या किसके कंट्रीब्यूशन के बदले, कुछ प्राइस के बदले। कह सकता है कि वो आपसे कुछ प्राइस देगा, उसके बदले आप अपनी सर्विसेज या अपने गुड्स प्रोडक्ट्स आपको एक्सपोर्ट करेगा। एक्सपोर्टर वेयर द एक्सपोर्टर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द इंपोर्टर इमीडिएटली। और जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपका जो ट्रांसफ़र होता है, गुड्स का ओनरशिप होती है, वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाती है आपके एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। An agreement to export where the exporter only agrees to transfer the property in goods at a future date or on the fulfillment of certain conditions। अब आपका अगर कह सकते हैं कि जो आपका एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें या तो आप अपना जो गुड्स है, आपका प्रोडक्ट है, इमीडिएटली ट्रांसफ़र करोगे, या फिर आपका एक एग्रीमेंट भी हो सकता है कि आप उसे फ्यूचर डेट पे कुछ टाइम बाद उसे ट्रांसफ़र करोगे, कुछ टाइम अपने पास रखकर या कुछ कंडीशंस को फुलफिल होने के बाद। अब दूसरा देखते हैं कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जो इसमें होते हैं या होने चाहिए, तभी वो एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो सबसे पहले मस्ट इन्वॉल्व टू पार्टीज़। ज़रूरी है एक एक्सपोर्टर हो तो दूसरा इंपोर्टर हो, क्योंकि अगर आप अपना प्रोडक्ट किसी को भेज रहे हो दूसरी कंट्री में, तो दूसरी कंट्री में उस प्रोडक्ट को कोई रिसीव करने वाला होना चाहिए जो आपको उसके अगेंस्ट पेमेंट दे। गुड्स डैट फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ESC मे बी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। अब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट किस चीज़ का कर रहे हो, आपके पास कोई गुड्स होनी चाहिए जिसको आप एक्सपोर्ट करोगे वो। तो दूसरा पॉइंट हुआ हमारे पास गुड्स होनी चाहिए, इसका भी एक एलिमेंट है। और गुड्स किस तरह की हो सकती है, गुड्स होती है हमारे पास दो तरह की, एक होती है एग्जिस्टिंग गुड्स और दूसरी होती है हमारे पास फ्यूचर गुड्स। अब एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होती हैं कि जो ओनरशिप और कंट्रोल में होती हैं हमारे एक्सपोर्टर के, मतलब कह सकते हैं जो सेलर है यहाँ पर, उसके पास ये प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल होते हैं या उसके कंट्रोल में होते हैं। कौन से होते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स। और फ्यूचर गुड्स कौन से होते हैं, फ्यूचर गुड्स विच आर येट टू बी procured or manufactured by the exporter from the subject matter of an agreement to export। और फ्यूचर गुड्स वो होते हैं जो हमने अभी तैयार तो नहीं करे हैं, लेकिन अभी हमें उन्हें तैयार करना है फ्यूचर में, कह सकते हैं डिलीवरी के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। किसके हिसाब से, एग्रीमेंट में तुम्हारी डील साइन हुई होगी या हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उसके हिसाब से ये बनाए जाते हैं। ये हमारे पास प्रेजेंटली एक्सपोर्टर के पास नहीं होते अवेलेबल। इन केस ऑफ द export, the ownership of goods is transferred immediately from the exporter to the importer। अब क्या होता है इसमें, आपकी जो ओनरशिप होती है गुड्स की, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो कहाँ से ट्रांसफ़र होती है, आपके जो एक्सपोर्टर है उसके पास से ये ना होकर अब इंपोर्टर के पास चली जाती है, क्या, आपके गुड्स की ओनरशिप। क्योंकि अभी तक गुड्स किसका था, एक्सपोर्टर का था, लेकिन जब उसने एक्सपोर्ट कर दिया उस प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में या दूसरे पर्सन्स के पास, तो अब वो प्रोडक्ट दूसरे पर्सन्स का हो गया, दूसरी कंट्री के इंपोर्टर का हो गया। द इंपोर्टर बिकम द ओनर ऑफ गुड्स एंड बियर ऑल रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज टू द गुड्स। अब जब आपने एक्सपोर्टर ने अपना गुड्स दूसरी कंट्री में इंपोर्ट कर दिया है, सेंड कर दिया है, तो वहाँ का अब जो, क्योंकि उसका पास कह सकते हैं जो ओनरशिप हो किसके पास है, आपके इंपोर्टर के पास, अब उसकी ओनरशिप। अब जब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई तो अगर इन कंडीशन में ट्रांसफ़र होने के बाद गुड्स में कोई लॉस होता है, कोई डैमेज होता है, तो उसको कौन बियर करेगा, आपका इंपोर्टर, क्योंकि आपकी यहाँ पर कह सकते हैं ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब फोर्थ पॉइंट है प्राइस। प्राइस इज द कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स। एन एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। अगर आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपका उसमें से
कह सकते हैं कि कंसिडरेशन ज़रूर होना चाहिए कि अगर मैं आपको कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता हूँ या कोई एक्सपोर्ट करता है तो उसके बदले उसे कुछ ना कुछ प्राइस मिलता है, या कुछ प्राइस के बदले ही वो उसको एक्सपोर्ट करता है, तो प्राइस ज़रूरी होता है। अगर आपका प्राइस नहीं होता तो वो हमारा गिफ्ट कहलाएगा या कुछ भी कहलाएगा, लेकिन वो हमारा एक्सपोर्ट सेल्स नहीं कहलाएगा अगर उसमें प्राइस की कंसिडरेशन नहीं है। All other elements of a valid contract are also applicable to a contract of exports। और जो कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब भी इसके अंदर होने चाहिए। ये हमारे थे बेसिक एलिमेंट्स एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के। कम से कम इसमें दो पार्टीज होनी चाहिए, आपके पास गुड्स होना चाहिए, और आप जो एक्सपोर्ट करोगे तो उसकी आपकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए एक्सपोर्टर टू इम्पोर्टर। आपका कंसिडरेशन होना चाहिए प्राइस के वैल्यू में, कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्राइस मिलना चाहिए, कंसिडरेशन मिलना चाहिए, और आपका कॉन्ट्रैक्ट सारे एलिमेंट्स को फिलफिल करना चाहिए जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं। अदर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द अप्लीकेबल लॉ। अब हमने देखा कि एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया जब हम एक्सपोर्ट करें, लेकिन हमें बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं जो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ पूरे करने पड़ते हैं। तो इसमें क्या है कि व्हेन export comes in export contract, then they require to follow some rules or regulations of the home country and the host country or international। जब आप अपना प्रोडक्ट किसी दूसरी कंट्री में भेजते हो तो आपको अपने एक्सपोर्ट से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड तो आपको गाइडलाइंस रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उसके साथ ही अब कुछ और गाइडलाइंस होती हैं उन्हें भी फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि देख सकते हैं आप एक्सपोर्ट रिस्क कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर आपका कोई लॉस हुआ, डैमेज हो गया आपका प्रोडक्ट, या आपकी पेमेंट की प्रॉब्लम हुई, तो उसको आप किस तरह सोल्व आउट करोगे, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्रीमेंट विद द पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी, अब आप किसी कंट्री में दूसरी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप एक्सपोर्ट कहाँ से करोगे, आप किसी पोर्ट के थ्रू ही एक्सपोर्ट करोगे उसे, तो वहाँ होता है हमारा एग्रीमेंट पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी। वैसे होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, अगर आपके बीच में पार्टीज में कोई विवाद आ गया है तो उस विवाद को या प्रॉब्लम्स को किस तरह सोल्व आउट करोगे, तो आपका एक आर्बिट्रेशन का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो हमारे एक्सपोर्ट सेल्स को या एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को हेल्प करते हैं करने के लिए। अब देखते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क ऑफ फॉरेन ट्रेड व्हेन रिलेशनशिप ऑफ द पार्टीज इज नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल। अब वो तो था कि एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर एक दूसरे से कनेक्टेड थे, तो हमने देखा, लेकिन ऐसे बहुत से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पर एक्सपोर्टर उन चीज़ों से या उन पार्टीज से कनेक्टेड नहीं होता, रिलेशनशिप उसका कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके अगेंस्ट उसकी कुछ कह सकते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो उसे पूरी करनी पड़ती हैं या जिनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सपोर्टर एंड द गवर्नमेंट। एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्सपोर्टर एंड द इम्पोर्टर। क्या है आपका जो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में। द गवर्नमेंट नॉट बीइंग अ पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, और गवर्नमेंट इसकी कोई पार्टी या इसमें हिस्सा नहीं होती कुछ करने के लिए। But the government of India has enacted various laws and the regulations like Foreign Trade Act 1992, Foreign Exchange Regulations Act, Custom Acts, Tariff Acts, etc., and is mandates the exporter to conclude his export contract subject to the provision of these laws। अब क्या होता है, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इंडियन गवर्नमेंट्स ने कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाए हैं, एक्ट बनाए हैं कि जिन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि बेशक आप गवर्नमेंट के साथ सीधे रिलेशनशिप में नहीं हो, लेकिन आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट तो उसी कंट्रीज से कर रहे हो जिसके वो रूल्स या रेगुलेशंस हैं, तो आपको यहाँ पर उनके रूल्स को, रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ता है और आपको उनकी भी कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। सॉरी यहाँ पर बट आएगा, आप ये टिक कर लेना, बट। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सपोर्टर एंड द इंटरनेशनल एजेंसीज। द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC Paris has formulated certain conventions like International Contract Terms 2000 and the Uniform Customs and Practice for Documentary Community 1993, which have been universally accepted by the international business community to be applicable in international trade transactions।
क्या है कि आपका जो इंटरनेशनल एजेंसीज है जो ट्रेड को रेगुलेट करती हैं, इनके रूल्स बनाती हैं ट्रेड से रिलेटेड, क्या है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो आपके ट्रेड को रेगुलेट करता है या रूल्स रेगुलेशंस को बनाता है। तो इसके भी कुछ अपने रूल्स हैं, एक्ट्स हैं। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे कोई ट्रेड कर रहे हो तो आप इनसे सीधे तो कनेक्टेड नहीं होते, आपका इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता इंटरनेशनल एजेंसी के साथ, लेकिन हो या ना हो, क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट, इनके लॉज, इनके एक्ट ओवरऑल वर्ल्ड में अप्लीकेबल हैं, वैलिड हैं। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो आपको इनके रूल्स रेगुलेशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। इनके कॉन्ट्रैक्ट के जो इन्होंने टर्म्स करी हैं, कहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में, उन टर्म्स को, कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। थर्ड आता है एक्सपोर्टर एंड कंज्यूमर। अब आप एक्सपोर्ट करते हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो आप वहाँ के इम्पोर्टर के साथ कर रहे हैं एक्सपोर्ट, अपना ट्रेड कर रहे हैं। आपका कंज्यूमर के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता या आप डायरेक्ट उसके लिए लायबल नहीं होते। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अपने कस्टमर्स की सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, या कह सकते हैं उनको इंश्योर करने के लिए कि उनको जो गुड्स मिल रहे हैं अच्छे हों, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने कुछ ऐसी गाइडलाइंस बनाई हैं जो कि आपको एक्सपोर्टर को सीधा उनके साथ कनेक्ट करती हैं। देखते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हैज़ अ डायरेक्टिव और प्रोडक्ट लाइबिलिटी एंड अदर लॉ टू एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ customers. The export contract has a directive on product liability and other laws to ensure protection of customers. तो इसमें क्या होता है कि इसमें रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं जो आपके कस्टमर्स को डायरेक्ट प्रोटेक्ट करते हैं इनके गुड्स से या इनके प्रोडक्ट से। Several countries world over have enacted customer protection acts to safeguard the interest of the customer. बहुत सारी कंट्रीज ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट्स को बनाया है। किसके लिए? सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स। द एक्सपोर्टर although is not contractually related to and has no contractually liability towards the customer. अब आपका जो एक्सपोर्टर है वो डायरेक्ट तो किसी भी चीज़ के लिए लाइबल नहीं है कस्टमर्स की, ना ही उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो लाइबल किसके लिए होगा? इज लाइबल टू कंपनसेट द कस्टमर्स फॉर एनी इंजरी कोज्ड टू देम और डैमेज डन टू देयर प्रॉपर्टीज बाय हिज डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स अंडर द लॉ। लेकिन अगर आपके द्वारा एक्सपोर्ट किया हुआ कोई प्रोडक्ट, कोई गुड्स उन्हें डैमेज करता है या उनकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है या उन्हें इंजरी पहुंचाता है, तो उस कंडीशन में उन्हें जो लॉस होगा, उन्हें जो डैमेज हुआ है, आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी या फिर उसका कंपनसेट देना पड़ेगा वहाँ के कस्टमर्स को। ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, रूल रेगुलेशंस हमने देख लिया, लेकिन ये सब पार्ट है किसका? इन सबको डिस्क्राइब कौन करता है? तो इनको डिस्क्राइब करता है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो अब हम देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, ये क्या है, क्यों बना, कैसे बना, और इसके क्या फीचर्स हैं, क्या नहीं है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 comes into force with the effect of 1 September 1872। तो सबसे पहले हम देखेंगे कब बना ये। 1 सितंबर 1872 में बना ये। इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया। ये पूरे इंडिया में आपका अप्लाई होता है या कह सकते हैं लागू होता है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ले डाउन द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो सब इसके अंदर दिए गए हैं। इट एनुकेट्स द लीगल प्रिंसिपल गवर्निंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन इंडिया। और जब आप बिजनेस करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपके जो लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको बिजनेस में कह सकते हैं फुलफिल करने पड़ते हैं, करने या उनको मानना पड़ता है, उन सब के बारे में इसमें बताया गया है। अब स्पेशल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इन्होंने अपने फीचर्स, कॉन्ट्रैक्ट के क्या फीचर्स बताए हैं वो देख लेते हैं, क्या फीचर्स है इसके कॉन्ट्रैक्ट के। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। द एक्ट डज नॉट अफेक्ट एनी यूसेज और कस्टम और ट्रेड। अब इसमें क्या है, जो 1872 हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये किससे रिलेटेड है? इसमें क्या है, सिर्फ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, सिर्फ उस चीज़ को कवर करता है, लेकिन आपका कोई कस्टम है, आपका कोई ट्रेड है, इन सब को ये कवर नहीं करता। मतलब इसमें सिर्फ उन्हीं की बात करी जाती है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, जब आप दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं।
दूसरा है बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉमन लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट द इंडियन लॉ इज मोर comprehensive एंड differs इन डिटेल्स एंड प्रिंसिपल एंड हैज़ बीन enacted इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हमारा जो किस पे बेस है, ब्रिटिश कॉमन लॉ पे बेस्ड हमारा कॉन्ट्रैक्ट, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है हमारा मोर कम्प्रीहेंसिव एंड डिफर इन डिटेल्स एंड प्रिंसिपल्स। ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत ज़्यादा एक उन्होंने हर चीज़ को कह सकते हैं कि पार्टीशन बहुत ज़्यादा कर रखा है, इन्होंने हर चीज़ को क्लियरिफाई कर रखा है अपने टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ नॉट अ कंप्लीट कोड ऑन कंडक्ट code on contract. Originally the act contained 11 chapters with 266 sections. जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट कोड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ये कह सकते हैं कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट का कोड नहीं है या कंप्लीट कोड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि ये एक पार्ट है और इसके किसके अंदर, उसके अंदर जिसके अंदर 11 चैप्टर्स और 266 सेक्शंस या 266 सेक्शंस इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो ये कोई अपने आप में एक वो नहीं कह सकती हम, ये एक एक्ट है, इस एक्ट के अंदर 11 चैप्टर्स और 266 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है हमारे रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस को। दिस एक्ट डील्स विद जनरल इंक्लूडिंग लिमिटिंग प्रिंसिपल विच आर अप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके अंदर कुछ हमारे जनरल और लिमिटिंग प्रिंसिपल्स हैं, कह सकते हैं बहुत सी लिमिटेड बातों को बोला गया कि जो हर जगह अप्लीकेबल हो सके, हर कॉन्ट्रैक्ट पे लागू हो सके। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट परमिट्स द पार्टीज टू क्रिएट देयर ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज। अभी हमें क्या परमिशन देता है, क्या परमिट देता है कि हम अपने खुद के राइट्स को बना सके और अपने ड्यूटीज को क्रिएट कर सकें। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स पर्सनल राइट्स अवेलेबल ओनली टू द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। अभी राइट देता किसे है, अब जो ए एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, या ए और बी अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं तो ये किसे राइट देगा, सिर्फ ए और बी को राइट देगा जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। ये थे कुछ उसके फीचर्स। अब देखते हैं उनके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो बेसिक एलिमेंट्स जैसे हम पहले भी देख चुके थे, सेम वही है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। पार्टीज़ आपकी दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स या पार्टीज़ का होना ज़रूरी है किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, आपका जो ऑफर होता है, आप कह सकते हो कि एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बनता कहाँ से, कॉन्ट्रैक्ट बनता है एग्रीमेंट से जो एनफोर्सबल होता है लॉ। और एग्रीमेंट कहाँ से आता है आपका, जब आपका ऑफर हो और उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वो आपका एग्रीमेंट बन जाता है। तो इसीलिए आपका इसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, द parties must have to legal binding obligations. Obligations should be commercial and not social or domestic. आपका जो obligations होता है वो इसमें होना चाहिए, कॉमर्शियल होना चाहिए, ना कि आपका सोशल हो ना हो और ना ही डोमेस्टिक होना चाहिए। वो आप कह सकते हैं कि आप जिस बेस के लिए कर रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट वो आपका कॉमर्शियल होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी और कैपेसिटीज ऑफ द पार्टीज, अब आप जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कम से कम वो इस लेवल का होना चाहिए, उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो चीज़ों को समझ सके और उनमें देख सके कि उसे किस तरह किया जाना। अब हो सकता है कि आप किसी माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लो या कोई अनसाउंड पर्सनस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो उन्हें उस चीज़ की समझ नहीं है तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होएगा। तो मतलब क्या होना चाहिए, आप जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके अंदर कॉम्पिटेंसी या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटीज़ होनी चाहिए किसी चीज़ को समझने की। जेन्युइन कंसेंट, बोथ पार्टीज अंडरस्टैंड द एग्रीमेंट टर्म इन सेम। अब आप हो सकता है आप किसी और गुड्स का बात कर रहे हो अपने कॉन्ट्रैक्ट में और बी जो पर्सन है वो किसी और प्रोडक्ट्स को या गुड्स को समझे वहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर आपका ये होना चाहिए कि आप जिस प्रोडक्ट्स को, गुड्स की बात करते हो कॉन्ट्रैक्ट में वो एकदम क्लियर होना चाहिए और दोनों पार्टीज ए और बी कह सकते हैं एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर उसको सेम वे में समझना चाहिए या दोनों को उस कंडीशन को सेम वे में पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। तो इसलिए आपका जो भी आपके टर्म्स होती हैं या आपका प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन होता है वो एकदम क्लियर होना चाहिए जिससे कि दोनों पार्टीज को क्लियर हो सके। अब आपका कंसिडरेशन क्या होता है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप उसमें कुछ ना कुछ किसी के लिए कुछ करते हो या किसी को कुछ देते हो तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, मतलब हम कुछ करेंगे कुछ पाने के लिए, तो ये होता है आपका कंसिडरेशन। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, द एम एंड द कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर लॉफुल और लीगल।
तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है या आपका जो कंसिडरेशन होता है वो लॉफुल होना चाहिए। इसमें देखिए, अगर हो सकता है ए और बी कोई ट्रेड कर रहे हैं या उनको कॉन्ट्रैक्ट है कि उसने क्या कहा है कि अगर ए सी को मार दे तो ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इसमें उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है या उनका कंसिडरेशन कह सकते हैं अनलॉफुल है, क्योंकि उन्होंने किसी को शूट करने के बारे में बात कर रहे हैं, किसी की डेथ के बारे में बात करें तो वो लॉफुल नहीं है। Certainty. The condition of the contract are predefined and mentioned all terms clearly. अब आपका जो कंडीशंस होती है कॉन्ट्रैक्ट की वो सारी पहले से डिफाइन होनी चाहिए और मेंशन होनी चाहिए उसकी सारी टर्म्स आपकी। ये नहीं कि आप बाद में बोलो कि ऐसी कंडीशंस थी, ऐसी टर्म्स थी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपका जो भी आपकी हो सकता है कि आपकी वारंटी कंडीशंस है या आपकी रिप्लेसमेंट कंडीशंस है या आपकी पेमेंट कंडीशंस, तो वो सब कुछ आपको क्लियर करना चाहिए इसके अंदर। पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस, अब आप सिर्फ उन्हीं काम का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो पॉसिबल हो। अगर कोई ऐसा काम है जो हो ही नहीं सकता और आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है या कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, अब कौन सा एग्रीमेंट है जो आपके नहीं माने जाते। द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द लॉ, अब हो सकता है आपने एग्रीमेंट तो कर लिया लेकिन वो नहीं हो पाए, तो किस तरह वो देख लेते हैं हम कि एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर। अब आप कह रहे हो एग्रीमेंट बना रहे हो किसी के साथ या एग्रीमेंट कर रहे हो कि वो शादी नहीं कर सकता या शादी नहीं करेगा, जबकि वो 21 साल से ज़्यादा का है, तो ये क्या है एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आपका, ये एक अनलॉफुल है या लॉ की नज़र में ये सही नहीं है, क्योंकि हर आदमी को शादी का राइट है, शादी का अधिकार है आफ्टर एज ऑफ 21। तो ये यहाँ पर वॉइड हो जाएगा, कह सकते हैं एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। यहाँ पर ये एग्रीमेंट जो आपके सही नहीं माने जाएंगे। एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड विद रेस्ट्रेंट अ पर्सन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल ट्रेड और बिजनेस। दूसरा इसमें ले रखा हमने कि अगर कोई पर्सन ट्रेड कर रहा है बिल्कुल रूल रेगुलेशंस के हिसाब से, फिर भी आप उसे मना करो कि आप नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में भी उसे क्या देंगे, डिक्लेयर हम वॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ गलत है आप उस चीज़ का एग्रीमेंट बना ही नहीं सकते। अब देखते हैं हम कि एग्रीमेंट्स को या कॉन्ट्रैक्ट्स को पार्टीशन कितने हिस्से में किया जाता है या किस किस टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो सबसे पहला हमारा इंग्लिश लॉ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन अंडर इंडियन लॉ। अब जो हमारा इंग्लिश लॉ कॉन्ट्रैक्ट है ये हमारे सिलेबस में नहीं है इतना, क्योंकि ये हमने अपना जो सब कुछ एक्ट है ये कहाँ से लिया, हमने ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिया है, ब्रिटिश कॉमन लॉ से लिया है, तो कुछ उनके बारे में दे रखा है और फिर यहाँ से हमारा इंडियन शुरू होता है। इंडिया में हम कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बांटते हैं, परफॉर्मेंस के हिसाब से, वैलिडिटी के हिसाब से, ऑब्लिगेशंस और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इन सबको हम वन बाय वन कवर करते हैं, अब देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है इंग्लिश लॉ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है आपका सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील विच इज अ deed or a special contract made in writing, signed, sealed or delivered to any another person। मतलब कह सकते हैं आपसे जो आप अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका वो राइटिंग में हो, साइन हो या सील्ड हो, जो आप किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। और इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि कोई कंसिडरेशन हो या कंसिडरेशन की इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, जो कि आपका इंग्लिश लॉ कॉन्ट्रैक्ट है। और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट मतलब अब आपके वो सारे कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर आ जाएंगे जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर होते हैं। इसमें आपका कह सकते हैं वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं, या आपने वैसे ही कोई बिना ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिया किसी का, तो वो भी इसमें आ सकते हैं। तो हमारे कोर्स में इतना नहीं है तो हम इसे ज़्यादा डीप नहीं करेंगे, आगे देखते हैं। अब इंटेंशन और मोड और फॉर्मेशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह बांटा जाता है, तो इन्होंने दो तरीके से बांटा है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्सप्रेस में क्या होता है, वेयर बोथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंस्टिट्यूटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट मेड इन वर्ड स्पोकन और रिटन, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब जहाँ पर ऑफर और एक्सेप्टेंस किस तरह हो, आपकी वर्ड्स में हो, स्पोकन हो या रिटन हो, मतलब आपने किसी भी फॉर्म में वहाँ पर
ऑफर और एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट किया हो, दोनों चीज़ फुलफिल हुई हो, तो वो होता है आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल से देखते हैं, I write a letter to B for purchase of certain goods at a certain price. B accept the offer by writing to letter to O. This is an express contract. अब ए यहाँ पर कहता है बी को वो कुछ प्रोडक्ट गुड्स खरीदेगा बी से कुछ प्राइस पे, या कुछ प्रोडक्ट खरीदना चाहता है बी से एक स्पेसिफिक प्राइस पे, और बी उससे कहता है कि वो उसे बेचने को तैयार है या वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। ये हो गया हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है इम्प्लाइड, when both offer and the acceptance are made otherwise than in words, the contract is said to be implied. अब जब आप कुछ बोलकर ना बल्कि कह सकते हैं एक्सप्रेशंस के थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो होता हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इस आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि a कुली in uniform picks up the luggage to carry it out of the railway station to the taxi stand without being asked by A. अब जो आपका एक कुली है वो बी के प्रोडक्ट्स को, सामान को, लगेज को उठाता है रेलवे स्टेशन से और टैक्सी स्टैंड तक ले जाता है, और जिसके लिए बी उसे अलाउ भी कर देता है। बी उसे मना नहीं करता, बी उसे अलाउ कर देता है। तो इन केस में क्या हुआ कि उसने कुली ने आपके पैसेंजर से पूछा नहीं या उसने उसे ऑफर नहीं किया, बल्कि उसने सीधा उसका कह सकते हैं उसके लगेज को उठाया और टैक्सी स्टैंड की तरफ ले जाकर उसे रख दिया। तो इसमें किसकी एक्सेप्टेंस थी? इसमें बी की एक्सेप्टेंस थी, पैसेंजर की थी, कि उसने अपना लगेज उसे उठाने दिया। और अब क्या होगा, अब उसने उसका लगेज उठा के धर दिया है तो पैसेंजर को क्या बाउंड होएगा या उससे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जब उसने आपका लगेज उठाया तो आपने उसे एक्सेप्टेंस दी मना ना करके, और जब अब उसने आपका लगेज टैक्सी स्टैंड पहुंचा दिया तो आप किसके लिए लायबल है? उसको उसकी सर्विस फीस देने के लिए या उसकी पेमेंट के लिए। तो ये होता है हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरा होता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के बेस पे कौन कौन सा हम कह सकते हैं? एक होता है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच बोथ द पार्टीज हैव एग्जीक्यूट और परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस। इसमें आपकी दोनों पार्टीज अपने कह सकते हैं अपने जो काम होते हैं उनके जो उन्हें परफॉर्म करना होता है सेल्स के अंदर या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो काम हो चुका होता है। तो इस आप देखेंगे, सेल्स इज एन एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट वेयर द प्राइस इज पेड एंड द गुड आर डिलीवर्ड देन एंड देयर। अब जैसे आप सेल करते हैं उसमें आप क्या करते हैं, आप तुरंत उसका प्राइस पेड करते हैं और आपको शॉपकीपर क्या करता है, आपको गुड्स दे देता है, आपको डिलीवर कर देता है। तो दोनों ने अपना अपना काम किया। एक ने कह सकते हैं कि अपना यहाँ पर प्रोडक्ट को उसने अपना गुड्स ट्रांसफ़र करा, उसकी जो ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी है, और दूसरा क्या करता है, दूसरा करता है यहाँ पर उसका कि उसने उसका प्राइस पेमेंट कर दिया है। तो दूसरा हमारा ये तो हो गया हमारा एग्जीक्यूटिव, जहाँ पर दोनों पार्टीज अपना अपने हिस्से का काम कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो दूसरा होता है हमारा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या होता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटरी व्हेन बोथ पार्टीज the parties are yet to perform their contract obligations like an agreement to sell where goods have to be delivered at a future date and the price to be paid at a future date। इसमें क्या कहते हैं कि आप contract is executory when both the parties are yet to perform their contractual obligations like an agreement to sell where goods have been delivered at a future date। अब इसमें तो था कि ये काम हो चुका है, दोनों अपना परफॉर्म कर चुके होते हैं, और इसमें ये किसी काम को फ्यूचर में करने की बात करते हैं। एग्जांपल से देखते हैं, A agrees to sell his car to B for a certain sum of money, delivery and payments are to be made after 15 days। तो इसमें तो ये था कि दोनों काम पेमेंट और डिलीवरी एक साथ होती है, कॉन्ट्रैक्टेड टाइम पे होती है, और इसमें डिसाइड करते हैं कि 15 डेज़ के बाद वो अपनी कार को बी को सेल कर देगा कुछ पेमेंट्स के बदले या कुछ फिक्स सम ऑफ मनी के बदले। तो हमने देख लिया एग्जीक्यूटेड में आपका कह सकते हैं कि गुड्स की जो आपकी ओनरशिप होती है और प्राइस तुरंत पे कर दिया जाता है, और एग्जीक्यूटिव में उसके लिए एक फ्यूचर डेट फिक्स कर दी जाती है।
देखते हैं वैलिडिटी एंड एनफोर्समेंट के बिहाफ पे। अब देखते हैं, सबसे पहला आता है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर कॉन्ट्रैक्ट्स which have all the essential elements of a valid contract. In the absence of one or more elements, these debt agreements cannot graduate to a contract. अब हमने कॉन्ट्रैक्ट के कुछ कह सकते हैं फीचर्स देखे थे, एलिमेंट्स देखे थे। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट उन एलिमेंट्स को फुलफिल नहीं करता तो वो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। मतलब वैलिड में क्या होना चाहिए? इन्हें सारे एलिमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। वॉइड एग्रीमेंट, void agreement is an agreement not enforced by law, an agreement with minor or with a lunatic or without consideration. अब आपका वो एग्रीमेंट या वो कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ की नज़र में सही नहीं है, जिस पे आप कह सकते हैं कानूनन कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। कौन से होते हैं? कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लें माइनर के साथ, आप कैसे लुनेटिक पर्सन्स के साथ, या विदाउट कंसिडरेशन के आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो आपका एग्रीमेंट जो होएगा आपका वॉइड एग्रीमेंट होएगा, या जो आपका अनलॉफुल होएगा इन द आइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब होता है अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट्स। द ऑब्जेक्ट एंड द कंसिडरेशन ऑफ द एग्रीमेंट आर अनलॉफुल। अब आप कोई कह सकते हैं आपने कॉन्ट्रैक्ट करा और उसमें आप किसी ए और बी हैं, वो किसी थर्ड पर्सन को शूट करने की बात कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो उनका जो कंसिडरेशन है वो ऐसा कुछ इलीगल मनी है या इलीगल सब्सटेंस है जो कंसिडरेशन में वो एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो होगा हमारा अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल एग्रीमेंट्स देखते हैं। इफ़ द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ एग्रीमेंट इज इलीगल इन नेचर और इन्वॉल्विंग क्राइम एंड इमोर्टलिटी। अब इसमें भी वही है कि इलीगल एग्रीमेंट्स मतलब ऐसा कोई हमारा ऑब्जेक्टिव या कंसिडरेशन एग्रीमेंट्स का जिसका जो नेचर क्या हो, क्राइम हो या क्राइम से जुड़ा हो सकता है कि आप कोई एग्रीमेंट करा है कि आप कोर्ट में या आपके पास कोई प्रूफ थे किसी केस के या कोई एविडेंस था, उन एविडेंस को जलाने का या उन एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का, तो वो क्या है आपका नेचर में? वो एक क्राइम है, तो इसे कहेंगे हम इलीगल एग्रीमेंट्स। अब आता है वर्डेबल एग्रीमेंट्स या वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। व्हेन वन पार्टी has no more option for agreements and he comes under an agreement in pressure of others. अब हो सकता है ए को अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना है, ए को कोई प्रोडक्ट सेल करना है और उसके पास क्या है, सिर्फ एक ही चॉइस है, बी जो है उसके ऊपर एक के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि तुम अपना प्रोडक्ट मुझे ही सेल करो, तुम किसी और को अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में क्या है कि ए के पास कोई और चॉइस नहीं है अपने प्रोडक्ट को सेल करने की, तो वो किसे करेगा? बी को। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे जो प्रेशर में कराए जाते हैं या प्रेशर के थ्रू एग्रीमेंट्स को बनाया जाता है, वो होते हैं हमारे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? अ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इन द बिगिनिंग बट द अनकर्टेनिटीज ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स हैपन बिकम वॉइड इफ द इवेंट बिकम वॉइड। इसमें आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल से कि ए और बी हैं, वो शादी करने का एग्रीमेंट करते हैं, एक शादी करने के लिए तैयार होते हैं एक फ्यूचर डेट पे, बट जब आपकी जो डेट आती है ए बिकम मैड, ए पागल हो जाता है बिफोर द अपॉइंटेड डेट ऑफ मैरिज। तो इस कंडीशन में क्या होगा? आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि आपने जिस कंडीशन में एग्रीमेंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब आपकी दोनों की वो कंडीशन बदल चुकी है, या कह सकते हैं अब जो ए है वो प्रॉपर पर्सन ना होकर एक पागल इंसान हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नाइदर वॉइड और नॉर वॉइडेबल बट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन अ लॉ ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट्स लाइक इनएडिक्वेट स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। हो सकता है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और जल्दबाजी में आप उसमें कोई स्टैम्प ड्यूटी लगाना भूल गए, या आपका स्टैम्प टिकट लगाना भूल गए, या आप जो एग्रीमेंट हुआ उसे रिटर्न फॉर्म में करना भूल गए। तो ऐसे फॉल्ट्स जो टेक्निकली या कह सकते हैं भूलवश हो जाते हैं, उन सभी को हम किस में रखते हैं? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप उनको रिकवर करते हैं, उन्हें ठीक कर लेते हैं, तो वो आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे।
अब आता है ऑब्लिगेशंस के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट का पार्टीशंस। ऑब्लिगेशंस मतलब करने के हिसाब से, तो ये एक होता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो यूनिलेटरल क्या होता है? यूनिलेटरल और वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट विच इज सिमिलर टू एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट is where one party has fulfilled his obligation and the other party has to fulfill his obligations at a time of formation of contract। इसमें क्या होता है कि आपका कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, जिसमें आपकी दोनों पार्टीज अपने जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, उनका जो काम होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ख़त्म कर देती हैं, उसी टाइम उन्हें परफॉर्म करती हैं। एग्जाम्पल देखिए कि व्हेन योर लगेज इज कैरिड बाय अ कुली एंड प्लेस्ड इन योर कैरेज, द कुली हैज़ परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन एंड नाउ यू हैव टू फुलफिल योर ऑब्लिगेशंस बाय पेइंग हिज चार्जेस। कोई कुली ने आपका सामान उठाया और आपको स्टैंड पर लेके टैक्सी स्टैंड तक ले गया, तो उसने अपना काम किया आपके सामान को उठाकर, और अब आप उससे उसकी पेमेंट करके आप अपना काम पूरा कर दो या अपना जो ऑब्लिगेशंस है उससे फुलफिल कर दो। ये होता है हमारा यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरा होता है बाइलेटरल, किसमें क्या होता है विच इज सिमिलर टू एग्जीक्यूटरी इज वन वेयर ऑब्लिगेशंस, यहाँ पर इज आएगा, ठीक कर लेना आप। Obligations of the part of the both the parties to contract the outstanding at the time of formation of the contract। इसमें जो आपका जो ऑब्लिगेशंस है, आपका जो काम होता है, वो फ्यूचर डेट पे डिसाइड होता है या आप उसे फ्यूचर डेट पे फिक्स कर देते हैं। एग्जांपल है अ मैन्युफैक्चरर एग्री टू सप्लाई certain goods at a certain price to the retailer after a certain time। एक जो मैन्युफैक्चरर है वो रीसेलर को गुड्स को सप्लाई करने का प्रॉमिस करता है या एग्रीमेंट करता है कुछ टाइम बाद। द पेमेंट इज़ टू बी मेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, और जो पेमेंट होगी वो कब होगी? आपकी जो डिलीवरी होगी गुड्स की तभी उसी टाइम होगी। और द ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ पार्टीज आर आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपका यहाँ जो दोनों पार्टीज होती हैं उनका काम अभी या ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं होते या कंप्लीट नहीं होते आपके फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, क्योंकि उन्हें अभी पेमेंट भी फ्यूचर डेट में करेंगे और डिलीवरी भी फ्यूचर डेट में करेंगे। तो अब हमारा आता है लास्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसे हम डेफिनेशन के या एग्जांपल समझ सकते हैं कि ए और बी फ्रेंड्स हैं। ए इनवाइट करता है बी को अपने घर डिनर के लिए। बी गोज़ टू एज होम विद लैपटॉप। अब जो बी ए के घर जाता है वो अपना लैपटॉप लेके जाता है, बट जब उसके घर से निकलता है अपने घर आने के लिए खाना खाने के बाद, तो अपने लैपटॉप को ही फॉरगॉट टू कलेक्ट लैपटॉप, अपने लैपटॉप को लेना भूल जाता है। When B reach their home, then they realize that they leave their laptop in A's home। वो घर पहुंच के देखता है कि अपना लैपटॉप को ए के घर भूल आया है या गलती से छोड़ आया है। तो in such conditions, A's responsibility to return the laptop to B because B was forgot to collect it, but it forgot he belongs to him। अब कह सकते हैं कि ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, ए की ड्यूटी बनेगी कि उस प्रोडक्ट को, उस लैपटॉप को बी को वापस कर दे, क्योंकि वो लैपटॉप बी का है जो कि वो गलती से ले जाना भूल गया था। अगर इन कंडीशन में ए उस लैपटॉप को देने से मना करता है तो बी उसके अगेंस्ट कोर्ट में फाइल केस कर सकता है, उसे सू कर सकता है कोर्ट में अपने लैपटॉप्स के लिए। तो लेक्चर आपका बहुत बड़ा हो गया है, तो इसे हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसके आगे का लेक्चर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।